जानवी अपने 7 भाइयों के साथ उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से झोपड़ी घर में उदास बैठी थी। 2 दिन पहले ही एक बीमारी के चलते उनकी मां की मौत हुई थी और पिता तो बहुत साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। जानवी के भाई रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, राहुल, रोहन और दीपक थे। भाई, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब माँ भी हमें छोड़कर चली गई है। उदास मत हो जानवी, हम है ना तेरे भाई। हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे और तेरी राखी का लाज रखकर हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। जानवी गरीबी अवस्था में अपने भाइयों के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। जानवी के भाई उसी गांव में एक कारखाने में काम करते हैं। कुछ दिनों बाद, भाइयों, मुझे लगता है अब हमें जानवी की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अब जानवी की उम्र भी शादी के लायक हो चुकी है। जी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही शामू काका से बात करता हूँ, वो हमें कोई अच्छा सा रिश्ता बताएंगे जानवी के लिए। सातों भाई अपनी छोटी बहन जानवी के लिए रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं। तभी एक दिन जानवी को उसी गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के अरुण का रिश्ता आता है और जानवी से अरुण की शादी हो जाती है। जानवी का ससुराल ठीक ठाक था, उसका पति ही कमाता था। उसके ससुराल में उसका पति अरुण, सास ससुर मीनाक्षी दरपेश और 2 ननंद रिया दिया थे। उनका घर भी ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर अगले दिन, अरुण बेटा, तूने शादी के लिए बलराम मालिक से जो कर्ज लिया है, अब तू वो पैसे कैसे चुकाएगा? क्योंकि तेरी कमाई तो इतनी है कि नहीं कि ज्यादा कुछ खर्चा हो, बस घर खर्च में खर्च हो जाती है। माँ, मैं बचत करने की कोशिश करूंगा पैसों की, और खेत की जगह दूसरी जगह भी काम करूंगा ताकि मेरी कमाई दुगनी हो। अरुण बेटा, मैं भी कहीं काम करता हूँ, साथ काम करेंगे तो घर में दुगनी आमदनी होगी। नहीं पिताजी, मैं आपको इस उम्र में काम नहीं करने दूंगा। अरुण अपने काम पर चला जाता है। अरुण उसी गांव में खेतों में मजदूरी करता था। उसकी कम कमाई में इतने बड़े परिवार का गुजारा चलाने में अरुण को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे और कुछ ही महीनों बाद जानवी के 7 भाइयों की भी शादी उसी गांव में रहने वाली 7 अमीर लड़कियों से हो जाती है। एक शाम, रमेश जी, आपकी इस झोपड़ी घर में रहने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अब हम अपने अपने मायके से पैसे लाकर अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदेंगे। सुरेश जी, हमारे पिताजी एक कंपनी में मालिक हैं। मैं उन्हें कहती हूँ वो आप 7 भाइयों को अपनी कंपनी में अच्छी सी नौकरियों पर लगा देंगे। 7 भाइयों की पत्नियां काफी अमीर परिवार की बेटियां थी। कोमल, पायल, अनीता वे सगी बहनें थीं और साक्षी, मानवी, प्रीति और अर्पिता ये सगी बहनें थीं। तभी 7 अपने अपने मायके से पैसे लाकर उसी गांव में एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और साथ में अपने पतियों को अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलवा देते हैं। कोई मैनेजर बनता है तो कोई एक होटल का मालिक और कोई बन जाता है कंपनी का CEO। जिसके बाद कुछ ही महीनों में जानवी के भाई काफी अमीर हो जाते हैं। इधर अरुण गांव में खेत में काम कर रहा था। तभी बलराम अरुण के पास आता है। अरुण, मेरा पैसा कब देगा? मालिक, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा मालिक। बहुत मोहलत दे चुका हूं मैं तुझे। अरुण, अब अगर 2 दिन में मुझे मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरे घर पर आकर तेरे घर का सारा सामान और तेरी बहनों को उठाकर ले जाऊंगा। फिर तो उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। बलराम अरुण को धमकियां देकर वहां से चला जाता है। अगर 2 दिन में मैं बलराम मालिक को पैसे नहीं दे पाया तो बलराम मालिक पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का अपमान कर देंगे। अब कहां से लाऊं मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे? तभी अरुण परेशान होकर खेत में काम करने लगता है तो ज्यादा टेंशन लेने से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर सर के बल गिर जाता है। अब इतना बड़ा पत्थर सर पर लगने से अरुण कोमा में चला जाता है। जब ये बात उसके परिवार वालों को पता चलती है तो उन सब का रो रो कर हाल से बेहाल होने लगता है। अगले दिन शाम में अरुण अब घर में चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा था। ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ भगवान जी? अब कैसे होगा हमारा गुजारा? तभी बलराम वहां आता है और काफी तमाशा करके रिया दिया को वहां से ले जाने लगता है। माँ, हमें बचा लीजिए माँ, भैया तो ठीक नहीं है, होते तो हर साल के रक्षाबंधन का फर्ज पूरा करते। पता नहीं हम उनके साथ इस बार रक्षाबंधन बना पाएंगे या नहीं। मालिक, मेरी बेटियों को छोड़ दीजिए, हम पर रहम कीजिए मालिक। मैंने पहले ही कहा था, मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। अब मैं तुम्हारी इन दोनों बेटियों को बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक, मेरी बच्चियों को छोड़ दीजिए मालिक। बलराम किसी की एक नहीं सुनता और रिया दिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। भगवान जी, क्यों हम गरीबों के जीवन में इतनी परेशानी आ रही है? मुझे रिया दिया को कैसे भी करके बलराम मालिक के कब्जे से छुड़ाना होगा। तभी जानवी अपने भाइयों के बड़े से घर में आती है और उन्हें सारी बात बताती है।
भैया मैं बहुत परेशान हूँ। ये कोमा में चले गए, कर्ज वाले मेरी दोनों ननद को उठाकर ले गए, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मेरी सहायता कीजिए भाई, मैं और मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं भाई। ये सुनकर सातों भाई दंग रह जाते हैं। हमारी छोटी बहना इतनी तकलीफ में है और हमें इस बात का पता ही नहीं है। तू रो मत जानवी, हम तेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे, तेरी राखी का फर्ज पूरा करेंगे। तू बैठ जानवी, मैं अभी तुझे पैसे लाकर देता हूँ। तभी रमेश अपने कमरे में जाता है और 3 लाख रुपए लाकर जानवी को देता है। जानवी ये पैसे ले और अरुण जी का कर्ज चुकाकर अरुण जी का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा। अगर तुझे और पैसों की जरूरत है तो मुझे बता देना। तभी जानवी पैसे लेकर अपने ससुराल चली जाती है। रमेश जी, आपका दिमाग खराब है क्या जरूरत थी आपको जानवी को इतने सारे पैसे देने की? हाँ जेठ जी, 5-10 हजार की बात होती तो चलता, पर 3 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम आपने यूं ही दे दी जानवी को। पायल, हमारी बहन इतनी परेशानी में है तो क्या हम उसके भाई उसकी सहायता नहीं कर सकते? उसकी रक्षा करना, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। ये पैसे हमारे मायके के दिए हुए पैसे हैं, आपने नहीं कमाए। इतने पैसे जो अपनी गरीब बहन को दान देते जा रहे हो आप लोग। सातों भाइयों की पत्नियां गुस्से में अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर जानवी उन पैसों से बलराम का कर्ज चुका देती है और अपने पति का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम, अरुण जी अब तक गोवा से बाहर नहीं आए हैं, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, रक्षाबंधन आ रहा है, मेरे पास तो भाइयों को राखी बांधने के भी पैसे नहीं हैं। बहू मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों मिलकर खेतों में मजदूरी करते हैं ना, अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना हमें। घर का राशन भी खत्म हो चुका है, अब क्या खाएंगे हम? तभी रमेश, सुरेश, महेश ये तीनों कोमल, पायल और अनीता के साथ जानवी के ससुराल में आते हैं। जानवी, अब कैसी तबीयत है अरुण भाई की? कुछ ठीक नहीं है भाई। अरे भाई, हम पहली बार आपके घर आए हैं, हमारी मेहमान नवाजी तो कीजिए, या बस बातों से ही अपना पेट भरे हम। अब क्या करूं, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, पास में एक पैसा भी नहीं था। तभी जानवी रसोई में आती है। भगवान जी, मेरे भाई भाभियां पहली बार मेरे ससुराल आए हैं और इस समय घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब क्या दूं मैं इन्हें खाने के लिए? करीब आधा घंटा बीत जाता है। जानवी अब तक रसोई में ही थी। अरे जानवी, अब तक रसोई से बाहर क्यों नहीं आई? घर में तो अनाज ही नहीं है, अब क्या करें? कहीं जानवी को माँ की याद तो नहीं आ गई? रमेश रसोई में आता है तो अंदर जानवी रो रही थी। जानवी, क्या हुआ? भैया। तभी जानवी रोते रोते रमेश को सारी बात बताती है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है भाई, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझसे भाभियों के सामने भी आया नहीं जा रहा भाई। जब इतनी सब परेशानी है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं जानवी? रुक, मैं अभी तेरे लिए राशन लेकर आता हूँ। रमेश बाहर आता है और अपने भाइयों को बाहर ले जाकर 4 से 5 महीने का एक साथ राशन लेकर जानवी के ससुराल आता है और वो राशन देकर जानवी को कुछ पैसे भी देता है। जानवी, इन पैसों में कोई कारोबार करके तुम अपना जीवन आराम से बिताओ। भाई मैं ये नहीं ले सकती। ले लो जानवी, समझ लो राखी का एडवांस में तोहफा मिल गया तुम्हें। भाई सच में आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। ये देखकर कोमल, पायल, अनीता के होश उड़ जाते हैं। तभी रमेश और सब अपने घर चले जाते हैं। रात का समय, तभी सातों भाइयों की पत्नियां सातों भाइयों से कहती हैं, रमेश जी, आपको हमने मना किया था ना कि आप जानवी को पैसे नहीं देंगे, फिर क्यों दोबारा आपने उसे पैसे दिए? ये जो आप इतने अमीर हो पाए हो ना, ये हमारे मायके वालों की बदौलत है, वरना आप जैसे गरीबों की क्या औकात थी? कोमल, जानवी हमारी छोटी बहन है, गरीब है बेचारी, अब उसमें हम उसकी जरा भी मदद कर देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपकी बहन के ससुराल वाले हैं उसका ख्याल रखने के लिए। सुरेश जी, हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अब अगर आप जानवी से रिश्ता रखेंगे तो हम सातों देवरानी जेठानी आपसे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको बहन चाहिए या पत्नियां? हमें कल सवेरे तक आप सबसे जवाब चाहिए। कल रक्षाबंधन है, आप अपनी बहन के घर जाना और उससे आखिरी बार राखी बंधवाना, तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें चुना है। सातों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये कैसी दुविधा में फंस गए हम भगवान जी। एक तरफ बहन है जिसके लिए हम उसके भाई, माता पिता सब कुछ है, और एक तरफ पत्नियां हैं जिन्होंने हमारा जीवन बनाने के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया। अब कैसे हम पत्नियां और बहन के बीच फैसला ले पाएंगे भगवान जी? सातों भाई गंभीर समस्या में फंस चुके थे। तभी सुबह होते ही सातों जानवी के पास आते हैं, अपनी अपनी राखी लेकर और मिठाई लेकर। पीछे चुपके से सारी भाभी भी आती हैं और घर के बाहर से सब सुनती हैं। फिर जानवी सबको राखी बांधती है, लेकिन सब उदास थे तो जानवी उनसे इसके पीछे की वजह पूछती है तो वो सब बताते हैं। भाई आप सब भाभियों के साथ मत छोड़ना,
भाभीियों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर भाभीियों का यही फैसला है तो आप मुझे भूल जाइए। मैं अपनी ससुराल में खुश रहूंगी भाई, पर आप सब अपना जीवन मेरी वजह से बर्बाद मत कीजिए। ससुर जी ने घर कुल योजना में फॉर्म भरे थे, वो पास हो चुका है, तो हमें घर मिल जाएगा सरकार की तरफ से। और ससुर जी कर्ज लेकर एक कारोबार भी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके दिए पैसे हम अपना ये घर बेच कर दे देंगे। भाभीियों की बदौलत ही आज आपके जीवन में इतनी खुशियां, इतने बदलाव आए हैं। उनका साथ कभी मत छोड़ना भाई। ये सुनकर सातों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ये सारी बात पीछे खड़ी सातों भाइयों की पत्नियां सुन लेती हैं और वो सब जानवी के पास आती हैं। जानवी, हमें तो लगा था कि तुम ये बात सुनकर हमें बुरा भला कहोगी, हमें कोसोगी, पर तुम्हारे दिल में तो हमारे प्रति कितना लगाव है। तुम हमारे लिए अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ने तक को तैयार हो गई हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो जानवी। अब कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है आपको जी। और जानवी, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है हमें। अब से हम हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सुनकर जानवी अपनी भाभीियों के गले लिपट जाती है। उसके बाद जानवी और उसकी भाभियां हमेशा एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम से रहने लगे और जानवी की भाभियां हमेशा जानवी की सहायता करके उसके जीवन की परेशानियों को दूर करने लगीं।